किताब उत्सव में आप तमाम सुधीजनों का स्वागत है। आज का कार्यक्रम हमारा सवाल हमारे गौरव श्री नरेश मेहता शताब्दी स्मरण में हम अपने शहर के भोपाल के ऐसे लेखकों को याद करने का एक सिलसिला इस कार्यक्रम में शुरू कर रहे हैं जिन्हें शहर की पहचान के रूप में, जिनके जब भोपाल का एक मतलब उन लेखकों का यहाँ होना भी है। श्री नरेश मेहता आज के इस आयोजन में हमारे वक्ता हैं आशीष त्रिपाठी। मैं आशीष जी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए। आशीष जी। आज के कार्यक्रम का संचालन आदरणीय प्रज्ञा रावत जी करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि और मंच राजकमल प्रकाशन के उत्सव में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल। और मैं चाहती हूँ कि अशोक जी भी आए और यहाँ नरेश मेहता जी की बहू आई हुई है, वो भी थोड़ी देर के लिए ही सही मंच पर जरूर आए, क्योंकि हम अभी मेहता जी का ये शताब्दी वर्ष है। तो इस उपलक्ष्य पर जो उनका उपन्यास था यह पथ बंधु था, जारी कर रहे हैं, उनकी किताब का एक कवर जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका शताब्दी वर्ष है। मैं अशोक जी से अनुरोध करती हूँ कि वो इसे जारी कर रहे हैं। जी आए, नीलेश भी आए और यहाँ रचना पाठ करने वाले ऋतु पल्लवी और हेमंत भी आए हैं। असल में मैं सोच रही थी कि नरेश जी की कविता से उनके सैकड़ों की शुरुआत करी। एक कवि होने के कारण मैं हमेशा जो कविता अच्छी लगती है उससे चीज़ों की शुरुआत करती हूँ। उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है थाई गुडी। जिन दिनों मैं कविता नहीं लिखता उन दिनों वनों में जाकर वृक्षों के फूल और वनस्पतियों की सुगंध बनी फाल्गुनी हो जाती है, और मुझे भी अरण्य की यह उत्सुकता चैत्र बना देती है। और फिर एक दिन जब द्वार पर दस्तक देता मन इस फाल्गुनी के साथ उपस्थित होकर कहने लगता है, लो संभालो अपनी ये कविता, मैं भी तो कुछ दिन तुम्हारी तरह निश्चिंत रहना चाहता हूँ। और वह मुझे अपनी अरण्यता को बदले में मेरी पतझड़ लेकर सामने की पगडंडियां उतरने लगता है। मैं इस अरण्यता से इतना ही कह पाता हूँ, स्वागत है फाल्गुनी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि हम सबको पता है कि ये नरेश मेहता जी का शताब्दी वर्ष है, बहुत महत्वपूर्ण है। नरेश मेहता जी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण नाम रहे हैं। हमारे मालवा शाहजहांपुर के आजम की स्थली रही। उन्होंने माधव कॉलेज से पढ़ाई करी, इसके बाद BHU में पढ़े और अनेक लोगों के संपर्क में आए। और उस संपर्क के दौरान जब एक लेखक का लेखक की यात्रा होती है तो उसके अनंत पड़ाव होते हैं। वो एक किसी वैचारिकी में होता है, कभी दूसरी में प्रवेश कर जाता है, कभी तीसरी में, लेकिन उसका एक मूल स्वरूप हमेशा बना रहता है। नरेश जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने भी पहले पढ़ने के बाद एक प्रति नामक बहुत महत्वपूर्ण
मैगजीन की इसकी संपादन किया और इसके अलावा छात्र आंदोलन में भी लंबे समय तक 15 साल कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी रहे। और मैं एक दिन पढ़ रही थी, कहीं मुझे याद आया कुछ कि तार सप्तक के संबंध में विष्णुचंद्र शर्मा ने एक बात कही थी कि किस प्रकार प्रभाकर मार्चवे, नेमीचंद और भारत भूषण अग्रवाल ने अपने वक्तव्य में खुद को कम्युनिस्ट घोषित किया। एक आर्टिकल था, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध कर्मठ कार्यकर्ता बने रहे, छायावाद का कोई भी कवि कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। नए कवियों में शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता के साथ भी कार्यकर्ता बनाम कलाकार की चुनौती रही है। हम सब जो लेखक हैं जानते हैं, ये द्वंद्व हमारे अंदर हमेशा चलता है। ये पुराने तो नरेश मेहता जी भी इस द्वंद्व का शिकार हुए और वो लगातार इससे जूझते रहे कि लेखक बनाम कार्यकर्ता। अभी भी अरुंधति रॉय से जब भी पूछा जाता है कि व्हाट आर यू, आर यू राइटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो वो कहते हैं मैं राइटर हूँ। मतलब एक्टिविस्ट होती हूँ जब मुझे बहुत होती है। तो ये एक बहुत झीना सा आवरण होता है उस चीज के बीच का। मैं उस पर कोई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात है जो उस समय से चल रही था, सब तक के समय से चल रही थी, उस पर बात करने के लिए आशीष है हमारे बीच में, जो अच्छे वक्ता हैं जिनको आज सुनेंगे। इससे पहले आज उनकी रचनाओं का पाठ हम सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ ऋतु पल्लवी जी को, जो उनकी कहानी का पाठ करेंगी। ऋतु पल्लवी खुद संगीत स्कूल में प्रिंसिपल है और उनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। अभी जो खुद प्रकाशन वाली जो परंपरा है उसमें उन्होंने इसे प्रकाशित किया है। तो ऋतु जी से आग्रह कि वो अपनी कहानी का पाठ करें। नरेश मेहता जी की कहानी का पाठ करें। आदरणीय आशीष त्रिपाठी जी, आदरणीय अशोक महेश्वरी जी, वगैरह जी, और नरेश मेहता जी जो कि मेरे प्रिय लेखक भी हैं, हमारे पीछे सम्मानीय लेखक वृंद और सम्मानीय श्रोता वृंद, आज मैं यहाँ अपने प्रिय लेखक नरेश मेहता जी की एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। और कहानी ये मैंने इसलिए चुनी क्योंकि एक तो ये छोटी है और समय का यहाँ पर हमारे पास विधिवत होता है, और दूसरा मुझे लगता है कि ये अपने युग की अपने समय को बहुत अच्छे से जो है वो चरितार्थ करती है, जहाँ पर की घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है कहानी में, बल्कि परिस्थिति महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां कहानी बनाती है। कहानी में वर्षा भी है, अभी अभी बस पानी थमा ही है और अभी अभी कानन उसके होटल के कमरे से अस्वीकृता लौटी है। कानन ने इसे तिरस्कार समझा, लेकिन उसने क्या समझा यह वह भी नहीं जानता। अभी तो कुर्सी की गीली गद्दी की सरबटें तक यथावत है। सांझ बहुत पूर्व ही हो चुकी थी, बल्कि कहना चाहिए कि कानन आई ही थी मुंह अंधेरे में। उस समय वह बुखार में तत्काल चुपचाप लेटा हुआ था। नौकर बहुत पहले दूध रख गया था और तब से वह उदास नीली छत का सोचता रहा था। सभी तरह की बातें थी। घर से सैकड़ों मील दूर तबादले पर फेंक दिया गया था। प्रायः शाम को होटल की छत पर खड़े होकर सामने की टेकरी, किला, मैदान में खेलते बच्चे, पड़ोस के मराठी वकील की लड़की और भी बहुत कुछ देखता रहता था। आज भी बुखार में वह लखनऊ प्रयाग के बारे में सोचता था। कल्याणी गिरती और एक आह जैसे खिंच उठती। जाने कितने मुख हिरते, लेकिन एक ऐसा सहसा आ जाता कि जिसे वह बरबस हटा देना चाहता, और वह था कानन का मुख। कभी कभी किसी के बारे में सोचना निरापद नहीं होता, ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था। कानन में कोई दोष था यह भी नहीं, वह सुंदरी ही कही जा सकती थी, अच्छा गा लेती थी, लेकिन कैसे दोनों में प्रगाढ़ आया यह वह नहीं जानता, क्योंकि अपनी ओर से तो वह सतर्क ही था। कानन के चले जाने के बाद तपते सिर में उसे लिए वह यही सोचता रहा
कि जब कभी कानन से वह मिला सदा संयम और संश्लिष्ट ही रहा। कारण की कल्याणी के प्रति दोबारा धोखा करना होता। एक बार वह कल्याणी के साथ विषम सोच चुका है और अब और की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। तभी तो उस दिन कानन के जन्मदिन की पार्टी में पूरे समय वह दूसरों की भांति सहज एवं साधारण बनने के प्रयास में भीड़ में खो जाता रहा। लेकिन जब कानन का भाई इसे बुलाने आया तो उसे कोई शक नहीं थी। कानन उसके सामने लाल कनेर बनी मौन और खड़ी, तो उसे क्या कहना है? वह तो पार्टी में आमंत्रित था और सब गवाह है कि वह पार्टी में था। कानन ऐसे लाल कनेर बनी मौन से खड़ी उस पर क्या व्यक्त करना चाह रही थी, यह वह नहीं समझ सका। वह क्या कहे? बुलाया कानन ने है ना कि उसे तो वही कहे। बैठिएगा नहीं? हाँ बैठे। और बिना कानन की प्रतीक्षा किए वह बैठ गया। वह वैसे ही खड़े रहे। उसने देखा कि कानन चूड़े में सोने का फूल लगाए। उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि वह इतनी बड़ी है। बस सिर ढकने की देरी ही रह गई थी उसके नारी होने में। कहीं वह सिहर उठा, अपने पर नहीं परिस्थिति पर। ऐसे एकांत में इस तरह मौन खड़े या बैठे रहना अनजाने ही रहस्य लगने लगता है स्वयं को। क्या आप मुझे बधाई भी नहीं दे सकती आज के दिन? और सच कितनी आत्मग्लानि हुई कि इतनी मोटी बात भी उसकी समझ में पहले नहीं है। तुम बधाई से ऊपर हो। क्यों? वह समझा था कि कानन बधाई से ऊपर सुनकर प्रसन्न हो जाएगी और बात शेष हो गई। लेकिन अब इस क्यों का वह क्या उत्तर दे? क्योंकि उत्तर देना सामने वाले को प्रश्नों के लिए आमंत्रण देना, और वह ऐसे किसी झंझट में ज्यादा देर या दूर तक नहीं जाना चाहता। इसलिए कि सभी ने बधाई तो दी ही होगी और अब तक वह तुम्हारे निकट साधारण हो गई होगी। तब क्या असाधारण देने को है? उसे अपनी बात चतुराई पर संदेह होने लगा। कहा वह साधारण शिष्टाचार के लिए ही तैयार नहीं था। तब भला कानन कौन सा असाधारण चाहती है? लेकिन कानन चाहती है ये कहना उसके प्रति जाती नहीं। कारण कि स्वयं उसके वाक्य में कानन की मान की ध्वनि थी कि जैसे अभी वह जेल से कोई असाधारण निकाल कर कानन को देने ही मांगा। तब भला कानन का ऐसा मांगना क्या सहज नहीं है? मैं किसी दिन कानन को कुछ दे सकूं तो वह मेरा सौभाग्य होगा। आपका जिसमें सौभाग्य हो उसकी प्रतीक्षा तो करी हुई होगी। छोटी सी बात के प्रति भी अगर कोई गंभीर हो जाता है तो ठंडा पसीना आने लगता है ना। कानन कितनी गंभीर है। उस एकांत में वह और उभर आई थी जैसे अकेली करनी हो। साड़ी उसे संपूर्ण किए थी। अपनी ही बात को वह आंखों में पुतलियां चलाते संतुष्ट दोहरा रही। आंखों से अधिक बोलते हुए बोली, मेरी प्रतीक्षा याद नहीं? इतना बड़ा दाय न सौंपो कानन। दाय तो मैं ले लूंगी, आपको तो समय सौंप रही। और बिना किसी अन्य बात या स्थिति की प्रतीक्षा किए ऐसे चली गई जैसे अग्नि छूई। रास्ते भर विचारों में कानन को समझाता रहा कि यह सब नादानी है। सस्ते उपन्यास और फिल्मों का प्रभाव अनायास हो जाता है और हम सामने वाले की पात्रता देखे बिना ही दाय और प्रतीक्षा जैसे भारी भारी शब्द बोलकर अपने को छूते हैं। लेकिन होटल पहुंचने तक उसे लगा कि वह नहीं समझा सका है। उस रात वह सो नहीं सका, यह कहना तो भूल होगी। लेकिन बीच बीच में जागता रहा था का प्रमाण यह कि कागज पर उसने विभिन्न शब्दें बनाई थी। उसके बाद वो भले ही थम गया हो, लेकिन कानन अमालिन्य भाव से प्राय मिली हो। एक दिन पोस्ट ऑफिस में वो एक रजिस्ट्री कर रहा था तो क्यों में आकर पीछे खड़ी हंसती रही। पोस्ट ऑफिस के बाद वह उसे लेकर नहर वाली सड़क पर मात्र सौजन्य वर्ष ही गया था।
वहां किनारे की एक बेंच पर बड़े थकन के भाव से बैठते हुए बोली, आपको तो इतना भी सौजन्य नहीं आता कि जब इतनी दूर चढ़ाकर ना ही तो कहीं बैठने के लिए ही कह दिया जाए। हाँ, जगह तो अच्छी और दूर भी बैठ गया। नहर में पानी नहीं था, खाली हथेली सी नहर खिंची थी, बिल्लौरी सांझ थी। नहर आगे जाकर बांसों के झुरमुट में विलीन हो जाती थी। सांझ जैसे रचक्के ही हो गई थी, इसलिए ऐसे मौन से बंधे थे कि दूर के क्षीण शब्द तक उन तक आ रहे थे। आपको यहाँ बैठना नहीं सुहाया ना? नहीं तो कितना अच्छा है। क्या खाली नहर? और कानन हंस पड़े। मन निरुत्तर किए दे रही थी। इस हंसी के बाद तो कोई भी उत्तर मिथ्या ही होता। एक बात पूछूं? पूछना चाहो तो जरूर पूछूं, और ना पूछना चाहूं तो आप आग्रह भी नहीं करेंगे, है ना? क्या तुम ऐसा मानती हो? मानती होती तो पूछती हो, लेकिन इस समय तो तुम कुछ दूसरी बात पूछना चाह रही थी। इतनी अवमानना के बाद भी क्या पूछना हो सकता है? मैंने तो अभी कोई अवमानना नहीं की। अच्छा जाने दो, मान लो पूछूं कि इस समय यदि मेरा सिर दुख रहा हो तो क्या आप दबा देंगे? मैं जानता हूं कि तुम्हारा सिर नहीं दुखता, इसीलिए तो मान लो कहा। भला ऐसी बातें क्यों सोचूंगा? कुछ देर के मौन के बाद हठात हाथ की कंकड़ी नहर में मारते हुए वह बोली और उठी भी, लेकिन आप वास्तविकता का सामना क्यों नहीं करना चाहते? कौन सी वास्तविकता? यही कि मैं हूं, आप हैं और इसकी परिणति। इसके बाद अभी अभी वह लौट कर गई है। कई दिनों वह बुखार में रहा। कानन की प्रतीक्षा की तो, लेकिन वह चाहता नहीं था। वैसे आज के पूर्व वह कभी उसके होटल के कमरे पर नहीं आई थी। सवेरे क्या, तीसरे पहर तक आकाश साफ था, लेकिन उसके बाद जाने कहां से बादल आए और मूसलाधार बरसे। और तभी छत पर जूतों की खट खट सुनाई दी। कौन हो सकता है का ख्याल अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि कानन आतंक की गीली साड़ी में द्वार पर खड़ी थी। अविश्वास का कोई कारण भी अब नहीं था। तो तकिए के सहारे उठने को वह चेष्टित हुआ। उसे उठने से बरसते हुए बोली, हाँ, लेकिन बुखार में बौछार से भीगना दवा है, इसका किस डॉक्टर ने आविष्कार किया है? भीगते हुए मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। सच? तो फिर वह उमस लेकिन उसने तो अपनी बात वातावरण को हल्का बनाने के लिए की, मगर कानन के निकट वह गंभीर हो जाएगी यह भी उसे मालूम होना चाहिए। कानन ने निसंकोच प्रसन्न मन उसका सिर तकिए पर टिका एक कुर्सी खींचते हुए कहा, लेकिन प्रतीक्षा करने के लिए तो मैंने कहा था। वो तो है, लेकिन तुम इस तरह भी हो। यह कहकर उसने अपना और कानन दोनों का ध्यान कानन की देह की ओर दिला दिया। चिकन की साड़ी भीग कर लिपट गई थी। कानन को अब अपने को ढकना अनिवार्य लग रहा था। अब तक जो निसंकोच था वो अनकहेपन का था, लेकिन कह देने वाला व्यक्ति फीकी साड़ी की भांति निकट आ चुका था और बिना पूर्ण स्वीकृता हुए उसे देह या देहाभास से दूर तो रखना ही होगा। लेकिन पुरुष के कमरे में ऐसी विषमता में वह अवश्य हो गई थी। तो अब क्या? स्पष्ट था कि उसे एक साड़ी चाहिए, लेकिन तुम्हें ऐसे पानी में नहीं आना चाहिए था। अच्छा, बैठो। और वह जड़ बनी जितना संभव था उतना सिमट कर बैठ गई। वह बैठना कदापि नहीं कहा जा सकता था। घिरता अंधेरा सब कुछ अस्पष्ट करने की चेष्टा में था। छत पर बूंदों में बुलबुले भी उठ गए। वह जान रहा था कि उसकी इस बात से कानन के उत्साह पर पानी फिर गया। पानी थमने लगा था और मौन भी टिपन को बूंदे भरती रही। तुम नाराज हो गई ना कानन? नहीं तो अच्छा, अब चलो। क्यों? अब यहाँ नहीं,
जिस सर्वस्व को लेकर आई थी उसके लिए अपने घर भीगते हुए प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसने जाते हुए सुना था कानन जहाँ छू गई थी माथे को वहां से दागे। वह सोच रहा था एक वर्षाधी की पदाहट आई थी लेकिन लौट क्यों गई पुनः उसी की वर्षा में। धन्यवाद। हम हेमंत जगदीश आए और नरेश जी की कविताओं को पाठ करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रही क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक खूबसूरत मौन हम सबको मिलकर चल रहा है, नरेश मेहता जी की कहानी भी सुन रहा है, उसको बहुत ज़्यादा बोल करके तोड़ना नहीं चाहिए। और आपके हाथ में मुझे अरण्य दिख रही है, अरण्य के लिए हमको साहित्य अकादमी मिला था, तो आप आएँ। और हेमंत जी कवि और अभिकर्मी है और आपका एक दो कविता संग्रह गुल मकई प्रसिद्ध हुआ था और अच्छे मेरे भी कभी ऐसे शब्द में यूज नहीं करती हूँ पर मेरे वान और बतने में कह सकती हूँ। विराजमान समस्त विद्वजन, सभागार में उपस्थित समस्त सम्माननीय साहित्यकार और साहित्य प्रेमी साथी, बहुत एक रोमांचक खुशी भी हो रही है, आनंद भी हो रहा है कि जब मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया उन दिनों में नरेश मेहता जी को पढ़ा तो हालांकि उनकी भाषा है, हालांकि उसका चुंबकत्व है। आज आपके सामने उनकी कविताएं पढ़ते मुझे उस तरह की खुशी हो रही है। पहली कविता का शीर्षक है वैराग्य का भय। कल मैंने एक शब्द से पूछा कविता बनोगी? कल मैंने एक शब्द से पूछा कविता बनोगे? शब्द बोला क्या होगा? कविता तुम्हें रचेगी। रचना अर्थ पाना होता है, लेकिन रच किए जाने पर मैं कहां रहूंगा? अभी जो ये केवल ध्वनि है, मैं अर्थ पाकर कविता होगी और कविता विराट बनाती है, पर शायद विराट हो जाने के भय से शब्द पीला पड़ गया। सरोवर में अंजलि से गिरे जल की भांति वो भीड़ में फिर विलीन हो गया। शब्द था, रच दिया जाता तो कविता था, पर अपनी शब्द सत्ता और संभावना खोकर फिर शोर बन कर रह गए, फिर शोर बन गया। ये मैं कविताएं उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह अरण्य से पढ़ रहा हूं। अगली कविता का शीर्षक है संपदा भाव। पहले जहां फूल होता था वहां दृष्टि जाती। पहले जहां फूल होता था वहां दृष्टि जाती थी, पर अब जहां दृष्टि जाती है वहीं फूल खिलता है। इसी तरह शेष कामनाएं भी पक्षियों की भांति मेरे व्यक्तित्व के वृक्ष से उड़कर अपने अपने काव्य आस्वादों के लिए विभिन्न गंतव्यों पर चली जाया करती थी और मैं असंपत जड़ हो जाया करता था। पर अब कोई कहीं नहीं जाता। आंखें अपने ही को देखते हुए मुग्धा है, कान अपने ही को सुनते हुए परितृप्त है और अंगुलियां अपने ही स्पर्श की माधुरी में प्रगल्भा है। ये कैसा संपदा भाव आ गया है कि अब अपना ही प्रकाश है, अपना ही कोलाहल है और अपना ही आस्वाद। शायद संपद होना ही सर्वस्व होना है। अगली कविता है उल्लंघन। कविता अर्थ नहीं अनुभव होती है। कविता अर्थ नहीं अनुभव होती है, क्योंकि वो भी सत्ता है, अप्रतिहत अप्रमेय। कविता अर्थ नहीं अनुभव होती है
क्योंकि वो भी सत्ता है, अप्रतिहत, अप्रमेय। अर्थ तो शब्द का होता है, और कविता में शब्द सरोवर में डूबी सीढ़ी है, जहां हम समाप्त होते हैं और सरोवर आरंभ होता है। सीढ़ियां तो केवल खड़े होने के लिए होती है, जबकि अवगाहन सीढ़ी ही संपूर्ण समर्पण मांगता है। इसीलिए शब्द पर जाकर खड़े मत रहो, इसीलिए शब्द पर जाकर खड़े मत रहो। शब्द का उल्लंघन ही कविता है। अगली कविता है चैत्य पुरुष। यदि तुम मनुष्य को केवल धरती पर ही देखना चाहते हो तो मेरी कथा कृतियां पढ़ो। यदि तुम मनुष्य को केवल धरती पर ही देखना चाहते हो तो मेरी कथा कृतियां पढ़ो, जहां वो घटनाओं के सलीब पर देश और काल में आबद्ध घटित हो रहा है, क्षरित हो रहा है और इतिहास बनने की त्रासदी भोग रहा है। परंतु मनुष्य में ही इस देश और काल के पाश से मुक्त हो जाने की केवल क्षमता ही नहीं, बल्कि वो उस पुकार का श्रोता भी है जो आकाशों के आकाश परम व्योम से आती है और उसे पैगंबर को प्रदान करती है, अक्षर बनाती है। इसीलिए व्यक्ति का नहीं, मनुष्य मात्र का चैत्य पुरुष बनना ही मेरा काव्य है। अगली कविता है पक्षी पंडित। जरा देखो तो इन पक्षियों को, कल ही बोए गए खेतों में बीज के लिए कैसे झुंड बनाकर टूट पड़ रहे हैं। जरा देखो तो इन पक्षियों को, कल ही बोए गए खेतों में बीज के लिए कैसे झुंड बनाकर टूट पड़ रहे हैं। गौरैया, तोते, हारिन और फाख्ता, कौन इस लूट में शामिल नहीं है। और तो और सब बहनियां तक पंजों से मिट्टी हटाने में लगी है। केवल अपने आधिपत्य के लिए कैसे सब एक दूसरे को चोंचों से, पंजों से भगाने पर कृत संकल्प है। और इस कोलाहल में सारा प्रातः काल कैसे फटे कपड़े सा चिथा पड़ रहा है। पर किस शास्त्रार्थ से कम है इन पक्षी पंडितों का ये कोहराम। पर किस शास्त्रार्थ से कम है इन पक्षी पंडितों का ये कोहराम। जैसे ये सब इस पृथ्वी वेद की, जैसे ये सब इस पृथ्वी वेद की विभिन्न संहिताओं की व्याख्याएं और भाष्य करने पर लगे। पर किस शास्त्रार्थ से कम है इन पक्षी पंडितों का ये कोहराम। जैसे ये सब इस पृथ्वी वेद की विभिन्न संहिताओं की व्याख्याएं और भाष्य करने पर लगे। प्रत्येक पक्षी कुल केवल अपने को ही प्रमाण मानता है और अपने ही कोलाहल पाठ को शुद्ध, परंतु इस वेदज्ञता के समय भी व्यावहारिकता में कोई भी पक्षी पंडित कुल किसी से कम नहीं है। तभी तो वेद पाठ के समय भी मिट्टी में दबी बीज दक्षिणा पर सबकी काग दृष्टि लगी। प्रत्येक प्रातः काल ये आकाशगामी पक्षी पंडित इसी प्रकार यजमान की टोह में खेतों की ओर निकलते हैं। पर ये पृथ्वी सदा की भांति अक्षय और अपरिभाषित ही रहती है। पर ये पृथ्वी सदा की भांति अक्षय और अपरिभाषित ही रहती है। तब भी इन पक्षी पंडितों को दक्षिणा देना नहीं भूलती। मैं अंतिम कविता के रूप में अरण्य से वापसी का एक छोटा अंश पढ़ रहा हूं। अरण्य से वापसी, इसका अंतिम जो भाग है ये पढ़ने की कोशिश करूं। चलो मेरी वैष्णवता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता, चलो मेरी वैष्णवता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता, चलो इस पृथ्वी पर वनस्पतियां बनकर सृष्टि की भाषा बनकर चलो। इस पृथ्वी पर वनस्पतियां बनकर सृष्टि की भाषा बनकर चलो।
प्रत्येक चलना अवतार होता है, प्रत्येक चलना अवतार होता है। धूप सूर्य का और नदियां बादलों का अवतार ही तो है। सृष्टि मात्र को, मनुष्य मात्र को इतिहास और राजनीति नहीं, एक कविता चाहिए। सृष्टि मात्र को, मनुष्य मात्र को इतिहास और राजनीति नहीं, एक कविता चाहिए। व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं सबसे कहना पड़ेगा, उतार फेंको ये आग्रहों की वर्दियां, पोस्टरों के वस्त्र ये मनुष्यता के अपमान है। उतार फेंको ये आग्रहों की वर्दियां, पोस्टरों के वस्त्र ये मनुष्यता का अपमान है। भाषा को दोगला बना देने वाले ये भाषण, भाषा को काली बना देने वाले ये नारे, अपने स्वत्व और देह पर से नीचे फेंको, जो कि बुदलों की तरह तुम्हारे शरीर पर गोद दिए गए। वैष्णवता एक कविता, एक कदम सी उपस्थित हो। कविता जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मनुष्य हो जाती है, तब वो इस पृथ्वी की साधारण जन की रामायण हो जाती है। मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो, इसके लिए मेरी आदरणीय, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, लौटना ही होगा। मैं प्रज्ञा जी का आभार व्यक्त करूंगा, उनकी वजह से, और राजकमल प्रकाशन का भी आभार, उनकी वजह से मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेना निकलता है। शुक्रिया हेमन। अब बहुत सम्मान के साथ आशीष त्रिपाठी को बुलाना चाहती हूँ कि वो नरेश मेहता जी को अपना वक्तव्य देंगे। आशीष के बारे में क्या कहूँ, मुझे लगता है कि बहुत कम उम्र में सधनता का जो वृक्ष बन जाता है आशीष मुझे। आशीष के शिष्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे खुद लगता है कि आशीष बहुत छोटा है, क्योंकि छोटा भाई है। मेरे लिए आशीष एक छोटे भाई की तरह ही रहा है। हम लोग लगभग एक साथ बड़े हुए, और आशीष ज्ञान में, बोलने में, सब चीज़ों में मुझसे बहुत ज़्यादा बात है। मैं सिर्फ उम्र में उससे बोलूँ तो चाह तो रही थी कि आशीष की कविता पढ़ूँ, लेकिन फिर मैं इस बात को जोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एक BHU के पूर्व छात्र जो कि नरेश मेहता जी थे और BHU के प्रेजेंट प्रोफेसर के बीच में बिल्कुल नहीं आऊँगी। मैं चाहूँगी कि वो अपना संवाद पाठकों से करें। आशीष आनंद। शुक्रिया प्रज्ञा जी, आदरणीय अशोक जी। मैं अपनी नरेश मेहता जी की प्रतिवधु जी मंच पर हैं। हमारे दोनों साथी जिन्होंने नरेश मेहता की रचनाओं का पाठ किया, कहानी पाठ पल्लवी जी और कविता पाठ अमन मेरे मित्र जी। सभा में अनेक वरिष्ठ गुरुतुल्य लोग बैठे हैं, दोस्त हैं, और खासतौर पर जब सभा में प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह बैठे होते हैं तो मेरे जैसे आदमी को बहुत हर मामले में डर लगता है, क्योंकि उनके सामने बोलना, कहीं भी कोई भी बारीक सी जगह ऐसी हो सकती है जहां आप बोलते हुए फिसल जाए और वो उनकी निगाह से आप बच नहीं सकते। और मैं बहुत खुश था कि कल तो वो थे, कल तो हमारा इलाका था, राजेश जोशी कंटेम्प्रेरी लोग, आज तो क्लासिकल में जाना है। अच्छा, मैं खुश था कि वो नहीं है, लेकिन मेरे बोलते न बोलते वो सभागार में आ गए हैं, तो मैं फिर विद्यार्थी भाव में आ गया हूँ। आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी जी, शशांक जी, राजेश शर्मा जी और आप सभी दोस्त, 6 बज गए हैं और मुझे लगता है कि 10 मिनट में मैं अपनी बात कहूँ, फिर थोड़ी 2-3 बातें। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेश मेहता पर उस तरह का मेरा अधिकार नहीं है, यानी मैंने उनका समग्र साहित्य नहीं पढ़ा है, खासतौर पर गद्य साहित्य को लगभग नहीं पढ़ा है। जब उनकी जन्म शताब्दी शुरू हुई थी तो जैसा कि समस्या है, उनका कोई प्रतिनिधि चयन भी हिंदी में उस तरह से मौजूद नहीं है, सुलभ नहीं है, तो उनकी रचनावली के
का पहला भाग और दूसरा भाग जिसमें उनकी कविताएं संकलित है। छुटपुट पलटते हुए 1.25 साल में कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं और यहाँ आने से पहले उनको एक बार दोहराया है। इसलिए जो कुछ भी मैं कहूँगा उसमें यदि कोई कमी या विसंगति मालूम पड़े तो इसका मतलब यह है कि मैंने वो दोनों वॉल्यूम को ठीक से और समग्र साहित्य को पूरेपन में नहीं पढ़ा है, इसलिए अपने ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करूंगा, वो असंगत भी हो सकते हैं। मुझे ये सुअवसर मिला है कि मैं नरेश मेहता जी से जीवन में एक दफा मिला और वो मेरी मुलाकात हिंदी क्षेत्र में भोपाल जैसी जगह पे नहीं थी। मेरी मुलाकात हुई है केरल में 1994 के अगस्त या सितंबर महीने में, मुझे ठीक से याद नहीं। केरल के मलयालम के युवा कवि बालचंद्रन चुल्लिकाड ने एक बहुत बड़ा उत्सव किया था, साहित्योत्सव नाम से, और उसमें 22 भाषाओं के जो अनुसूचीबद्ध भाषाएं हैं जिन्हें साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है, उसके लगभग 250 लेखक वहां मौजूद थे और 5 ज्ञानपीठ अवार्डी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उस कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण मलयालम के और शायद उस समय के भारतीय साहित्य के सबसे बड़े लेखक तकड़ी शिवशंकर पिल्लई ने। उसी में जो 5 ज्ञानपीठ सम्मानित लेखक उपस्थित थे, के शिवराम कारंत, UR अनंत मूर्ति और नरेश मेहता जी भी उसमें उपस्थित थे। लगभग 125 साहित्य अकादमी सम्मानित लोग उस सभा में मौजूद थे, सभी भाषाओं के। और मुझे यह खुशी होती थी कि जब भी किसी अगले को ज्ञानपीठ मिलता था तो वो प्राय उसमें वहाँ केरल में मैं उस सभा वहां मिल चुका होता था कि 3-4 दिनों का वो जो उत्सव था। MT वासुदेवन नायर, D जयकांतन, पद्मा सचदेव, इंदिरा गोस्वामी, प्रतिभा राय, तमाम ये बड़े बड़े लेखक जिनको बाद में ज्ञानपीठ मिला, वो सब लेखक वहां मौजूद थे। तो नरेश जी से एक दूर का, इस बात के बावजूद कि वो मध्य प्रदेश के भोपाल के थे और एक ज्यादा नजदीकी हो सकती थी, पर मेरा ज्यादा ध्यान उधर उन लोगों की तरफ था जो मेरे लिए दुर्लभ थे, यानी ज्यादा दूर थे। तो मैंने ज्यादा वक्त उन लोगों के साथ बिताया जो दूसरी भाषाओं के लेखक थे। लेकिन मुझे 2-3 चीजें उनको देख कर लगती थी, क्योंकि अक्सर जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कार्यक्रम स्थल के बहुत दूर दूर पर थे। जैसे कार्यक्रम कालड़ी में हुआ था शंकराचार्य की जन्मभूमि पर, फिर दूसरा कार्यक्रम कहीं और हो रहा था, तीसरा कहीं और हो रहा था। तो अक्सर कई बसें लगी होती थी और उन बसों में लोग चढ़कर जाते थे। तो कई बार लेखक अपनी निजी टैक्सी में बैठने की बजाय बसों में भी चले जाते थे। और उस दरमियान मैंने नरेश जी को सपत्नी वहां उपस्थित थे, पत्नी उनकी वहां थी। जो चीज मैंने ऑब्जर्व की वो, और जिसको बाद में मैंने उनकी कविता में पाया, एक खास किस्म का मालवी धीमापन उनमें मौजूद था। आप चाहें तो मैं उसको थोड़ा और अमूर्त करूं, गुड़ उस पर चढ़ाऊं तो कहूंगा मालवी सौम्यता। लगभग 3-4 दिन में शायद ही कोई मैंने उनको बात करते हुए सुना। वो अक्सर बहुत धीमे से कम खर्च करती हुई मुस्कान से, मतलब ज्यादा मुस्कान भी नहीं, इस तरह की, जैसे उसको बचाते हुए से वो वहां थे। और उस जो वो मालवी धीमापन था, जिसे मैं मालवी सौम्यता कहूंगा, उसमें उनके पहनावे में, उनके चलने के तरीके में और पेश आने के तरीके में, प्रेजेंट होने के उनका जो तरीका था, उसमें एक खास किस्म की जो बंगाली भद्रता जैसे मिली हुई थी। तो बंगाली भद्रता जो पता नहीं कहाँ से उन्हें मिली थी, शायद बनारस रहने से या बचपन में उन्होंने कहीं से ली होगी, वो तो उनकी कोई जीवनी लिखी जाए आत्मकथा, वो तो उससे पकड़ा जा सकता है। लेकिन वो एक खास तरह का मेल उनके व्यक्तित्व में मुझे 1994 में, मैं MA प्रथम वर्ष में पढ़ता था, मुझे मिली थी। दूसरी चीज ये कि उनको देखते हुए हम जिस तरह के कवियों लेखकों से मिलने के अभ्यस्त थे, यानी मेरा ओरिएंटेशन प्रगतिशील काव्यधारा का, तो थोड़ा गवई, देसी, थोड़ा
बिखरे हुए कैसे भी पहन कर आ गए, कैसे भी चल दिए टाइप के लोगों से हमारा सामना ज्यादा होता था। इन्हीं नागार्जुन से, त्रिलोचन से। जब मैं नरेश जी को मैंने देखा, अब मैं उसको याद करता हूँ, तो जैसे कि नरेश जी के पूरे व्यक्तित्व में एक बात थी कि वो कवि की तरह कवि दिखते थे। यानी कवि बानी से, वेश से, व्यक्तित्व से भी, चाल चलन से भी, गति से भी, बोलने के तरीके से भी, हर चीज से वो जैसे उनकी पर्सनालिटी से, उनके व्यक्तित्व से निकलना था कि वो एक कवि है, एक लेखक है। तो ये जो दो चीजें हैं, मालवी धीमापन, स्लोनेस एक खास तरह की, और ये जो बंगाली भद्रता का मेल है, और ये कवि की तरह दिखना, ये मैंने पाया कि उनकी पूरी कविता में ये दोनों चीज आद्यंत शुरू से आखिर तक मौजूद है। जैसे उनकी कविता में उनके समकालीन, जिनसे उनका बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध भी था, मालवा में ही लंबे समय तक रहे, पले बढ़े, मुक्तिबोध की कविता बिना आवेग के खड़ी नहीं होती। उसमें खास तरह की शार्पनेस है और एक फोर्स है। जब आप उसे पढ़ते हैं तो बहुत ताकत के साथ वो आप तक आती है। आप उसे पढ़ते हुए आप आराम से नहीं रह सकते हैं मुक्तिबोध को पढ़ते हुए। लेकिन जब आप मुक्तिबोध जैसे कवि के साथ, जो ताज सप्तक और उसी जमाने के कवि हैं, जब आप नरेश मेहता को रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुक्तिबोध की कविता का आवेग जो है वो मैदान में उतरने से पहले जो नदी है, पहाड़ी नदी, उस तरह के आवेग से बनी हुई कविता है मुक्तिबोध की। और नरेश जी की कविता का जो आवेग है वो मैदान में पहले से उतर चुकी और अब मैदान में काफी आगे बढ़ चुकी और बड़ी धीमी गति से चलती हुई। ऊपर से आपको, जैसे बनारस में भी आप गंगा को देखते हैं तो उसकी ऊपरी परत पर उसका चलना आपको मालूम नहीं पड़ता। जब आप अंदर की परत में जाएंगे तभी नदी का चलना आपको मालूम पड़ेगा। उस तरह का एक आवेग, उस तरह की एक गति आपको नरेश मेहता की कविताओं में दिखाई देती है। अभी जो कविताएं पढ़ रहे थे हेमंत भाई, उसमें भी ये जो गति है उनकी कविताओं की वो दिखाई देती है। तो एक खास तरह की तीव्रता की, नुकीलेपन की, आवेग की के स्थान पर एक खास तरह की मैदानी धीमी गति, नदी की जो मैदानी धीमी गति है, जिससे मैं मालवा के धीमेपन को जोड़ रहा हूं, वो उनकी कविता में मौजूद है। एक लंबा समय नरेश जी ने कविता में बिताया और दूसरा सप्तक के कवि के रूप में उनकी प्रसिद्ध हुई। और मेरी जो उनकी सबसे प्रिय कविता है, उनकी कुछ छोटी कविताएं मुझे प्रिय हैं, यदि मौका रहा तो मैं थोड़ा उसके बारे में कहूंगा। लेकिन जो कविता मुझे सबसे अधिक प्रिय है उनकी, वो कविता उनकी दूसरा सप्तक में संकलित समय देवता नाम की कविता है। लंबी कविता है और इस कविता को पढ़ते हुए अक्सर उनके समकालीन और उनके मित्र कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता अमन का राग याद आती है। उसका कैनवास जितना लंबा है, पूरी दुनिया की समाज राजनीति, सोशियो पॉलिटिक्स और पूरी दुनिया में जो एक परिवर्तनकारी राजनीति उस जमाने में थी, यानी बोल्शेविक क्रांति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर शाही, नाजीवाद, हिरोशिमा पर बम आक्रमण, और ये सारा का सारा उसकी पृष्ठभूमि में मौजूद है। लेनिन का जिक्र उसमें आता है, चीन का जिक्र है और टुंडा प्रदेश का जिक्र है और ढेर सारे जो टोपोलॉजिकल ये हैं, भूगोल में आप पहचान सकते हैं। वो एक कविता जैसे कि छोटी कविताओं में यदि आप देखें उनके खंड काव्यों से बाहर जाकर, तो शायद वो उनकी कविता का शिखर है समय देवता। लेकिन समय देवता तक ठहरे नहीं रहे नरेश में। और जैसा प्रज्ञा जी ने शुरू में कहा कि जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, विचारधारात्मक प्रतिबद्धता, यानी छात्र राजनीति में वाम से उन्होंने शुरू किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहते हुए वो वाम के बहुत नजदीक आए और फिर कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत लंबे समय तक वो सदस्य रहे। जैसा कि उन्होंने कहा, वो जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था, यहां तक कि पार्टी से बाहर रहकर भी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो सकता है, पर पार्टी में रहकर, जैसे उसकी अभिव्यक्ति है वो कविता समय देवता, उस युग की अभिव्यक्ति है। वो अमन राग जैसा उसका कैनवास है। इसलिए जो पूरी यात्रा मैं देखता हूं नरेश जी की,
तो मुझे तीन चीजें दिखाई देती हैं जिनके बीच नरेश जी का पूरा काव्य संसार खड़ा हुआ है। पहला कि प्रगतिशील काव्य धारा का, मैं मार्क्सिज्म नहीं कह रहा हूं, मार्क्सवाद नहीं कह रहा हूं, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी नहीं कह रहा हूं, उससे परे जाकर प्रगतिशील कविता ने जो अपना एक निजी चेहरा बनाया हिंदी में, उस प्रगतिशील काव्य धारा के साथ उनकी कविता का एक नाभिनाल संबंध दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज जो मुझे उनकी शुरुआती कविताओं से, दूसरा शतक की कविताओं से लेकर और उनकी आखिरी कविताओं तक जो मौजूद है एक अंतरधारा की तरह, वो एक खास तरह का रूमानीपन है जो उनकी कविता में मौजूद है। और ये विशिष्ट किस्म की युति है कि एक तरफ प्रगतिशील काव्य धारा का एक चेहरा उनकी कविता में बनता है, लेकिन बुनियादी तौर पर जैसे कि एक खास तरह का रूमानीपन उनकी पूरी कविता संरचना में यहां से लेकर वहां तक बना रहता है। अब ये जो रोमानीपन है, ये जो रोमांटिसिज्म है, बहुत बार हमारे प्रगतिशील कवि, मार्क्सिस्ट कवि भी रोमांटिक होते हैं, एक खास अर्थों में रोमांटिक होते हैं, पर जो नरेश मेहता का रोमानीपन है वो कई संदर्भों और कई मायनों में वो छायावाद का, और छायावाद के ठीक बाद आए हुए कवि, खुद नरेश मेहता छायावाद के ठीक बाद आए हुए कवि हैं, जिन्हें आप उत्तर छायावादी कहा गया है हमारे यहाँ, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, अंचल, सुमन, दिनकर, ये जो कवियों की, बच्चन, ये जो कवियों की जो पीढ़ी है, तो उसमें जो खास तरह का रोमानीपन, लेकिन उन सब के यहाँ देखिए खास चीज है, उन चारों पांचों कवियों के यहाँ, उनके यहाँ कविता में फोर्स बहुत, दिनकर की कविता में, नवीन की कविता में, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में, इन सब कवियों की यहाँ ताकत बहुत, आवेग बहुत है कविता का, लेकिन वो रूमानीपन तो वैसा है उत्तर छायावादी वाला, पर आवेग वैसा नहीं है। सुमन जी जैसा उस तरह का आवेग उनके अंदर नहीं है, उनकी कविता में नहीं है। वो क्यों है? वो भद्रता का एक है उनके व्यक्तित्व में, या मालवा से जो उनका संबंध, इसमें कई कवि मालवा के हैं, पर उनके यहाँ आवेग है, पर नरेश जी के यहाँ वो नहीं है। तो एक तरफ प्रगतिशील काव्य धारा से उनकी एक संबद्धता है, दूसरी तरफ एक खास तरह का रूमानीपन है, और उत्तरवर्ती कविता में एक खास तरह से दार्शनिक होने की प्रवृत्ति उनकी कविता में मौजूद है, और वो दार्शनिकता उनको दो तरफ ले जाती है। एक तरफ तो उन्हें उपनिषदों की तरफ ले जाती है, दूसरी तरफ वो राम कथा और कृष्ण कथा यानी महाभारत की तरफ ले जाती है। तो यदि मैं मिलाकर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उपनिषद मुखी वैष्णवता, एक वैष्णवता वो भी हो सकती है जो जिसका मूल वैष्णव उपनिषद की तरफ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी वैष्णवता है नरेश जी के यहाँ जो उपनिषद मुखी है। तो तीन चीजें हैं जो उनकी कविता के पूरे वितान को आखिर, शुरू से लेकर आखिर तक, यानी प्रगतिशील काव्यधारा से लेकर और उपनिषद मुखी वैष्णवता तक, लेकिन बीच में वो जो लिंक है वो आपको उनके उस रूमानियत में मिलता है। अभी आपने देखा कि समय देवता लिखने वाला कवि, मैं उस कविता की तारीफ कर रहा हूँ, उसे रेफर कर रहा हूँ, आप उसे पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि उस कविता के भीतर कितनी बातें कही गई हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन वो विचारधारात्मक प्रतिबद्धता से और विचार परक लोकतांत्रिकता, वो जो नेहरू युग में संभव हो सकती है वो आज संभव नहीं हो सकती। 2014 के बाद यदि कोई उपनिषद मुखी वैष्णव आएगा तो वो उस तरह का विचारात्मक वैचारिक लोकतांत्रिक नहीं होगा जैसे नेहरू युग में होकर नरेश मेहता हो सकते थे, और जो कि वो हुए। अभी एक पंक्ति पढ़ी है, देखिए हेमंत भाई ने, इतिहास और राजनीति नहीं, सिर्फ एक कविता चाहिए। ये वक्तव्य खासा समस्या मूलक वक्तव्य, ये खासा समस्याप्रद है। इसकी निष्पत्ति पर, इसके पीछे जो दर्शन है, इसके पीछे जो विचार है, उसका बहस हो सकती। मेरे जैसे आदमी के लिए जो इस उम्र तक आकर अभी तक इतिहास और राजनीति को मनुष्य को समझने की निर्णायक शक्ति मानता है, उसको इससे परेशानी होगी कि ये जो कविता नाम की चीज है वो असल में कविता नाम की क्या चीज है? क्या इतिहास निरपेक्ष और राजनीति निरपेक्ष होकर कोई कविता हो सकती है? तो ये जो वैचारिक लोकतंत्र है, जिसकी तरफ वो विचार परक लोकतंत्र की तरफ वो जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे जैसे लोगों के लिए एक तरह की असुविधा पैदा है। मैं अनकंफर्टेबल अनुभव करता हूं उन पंक्तियों के साथ, उन चीजों के साथ, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जो चीज है, इसके साथ मैं एक और चीज को जोड़ना चाहता हूं। ऐसा क्यों हुआ कि तो दूसरा सप्तक में 1949-50 में
समय देवता जैसी कविता लिखने वाला एक कवि आगे चलकर वो रामकथा और फिर महाभारत और उपनिषद और वैष्णवता और इन तमाम चीजों के बीच अपनी एक खास तरह की दार्शनिकता की तरफ की खोज की तरफ वो जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे वो पूरा का पूरा जमाना यानी स्वतंत्रता आंदोलन का आखिरी समय और आजादी के बाद के पहले 20 साल वो जैसे सिर्फ आजादी पाने के साल नहीं थे, वो एक खास तरह से उपनिवेशवाद से मुक्ति के साल थे और उपनिवेशवाद से मुक्ति के क्रम में एक तरह की भारतीयता की खोज की भी एक संघर्ष विचार के स्तर पर चल रहा था। और ये जो भारतीयता की खोज है यानी जिसका सूत्रवाक आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब से आप पा सकते हैं कि जो भारत में रहने वाला, भोपाल में रहने वाला, नरसिंहगढ़ में पैदा हुआ आदमी है, उसको भी भारत की खोज उसके लिए भी जरूरी है। वो ऐसी 2 शताब्दियां बीच में बीत गई है कि हम भले भारत में पैदा होते हैं लेकिन भारत हमारे भीतर से, हमारे आसपास से कुछ विरत हो जाता है, हम भारत तक नहीं पहुंचते। नेहरू का वो उनकी भूमिका का वाक्य है कि मैं भारत तक यूरोप के रास्ते से पहुंचा। जरूरी नहीं नरेश मेहता जैसा कभी यूरोप के रास्ते से भारत तक नहीं पहुंचेगा, पर मुझे मेरा ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि शायद ये सारी खोजबीन जो है वो भारतीयता की एक खास तरह की खोज से वो जुड़ी हुई है। एक चीज जो मुझे बहुत उनकी कविता में पसंद आती है और जिस पर मैं मुग्ध होता हूं, यानी समय देवता के बाहर और छोटी कविताओं में जो चीज मुझे बहुत मुग्ध करती है वो ये कि कविता अंततः भाषा का एक रचनात्मक रूप और कुछ नहीं है। कविता क्रिएटिविटी का एक खास तरह का प्रारूप है भाषा कविता, इसलिए वो ठेठ गद्य में हो सकता है। यदि रचनात्मकता का वो स्तर भाषा पा लेती है या उस तरफ कवि का रुझान है तो वो आप देखेंगे कि नरेश जी की शुरू की कविताओं में दूसरा सप्तक से पहले जो कविताएं छपी हैं और दूसरा सप्तक की कविता, वहां से आपको भाषा के प्रति और भाषिक रचनात्मकता के प्रति एक खास तरह की का आग्रह, और कविता नहीं बन सकती जब तक कि आप भाषा में कुछ बात पैदा नहीं कर देते। वो उनको लगातार उनकी कविता में मिलती रहती है। किरण धेनु नाम की कविता का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको पढ़ता हूं जिससे कि आपको अंदाज होगा कि मैं जैसे रूमान कह रहा हूं और छायावाद, उत्तर छायावाद से जोड़ रहा हूं और ये जो भाषिक रचनात्मकता कह रहा हूं ये कैसे उनकी कविता में एक साथ एक जगह पर आती है। उदयाचल से किरण धेनु आंख ला रहा वह प्रभात वाला, मुझ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली, दिखा रहे पथ इस भूमा का सारस सुना सुना बोली, गिरता जाता फेन मुखों से नभ में बादल बन गिरता, किरण धेनुओं का समूह यह आया अंधकार चढ़ता, नभ के आम्र छाह में बैठा बजा रहा बंशी रखवाला, बरस रहा आलोक दूध में खेतों खलिहानों में, जीवन की नवकिरण फूटती मकई के दानों में, सरिताओं में सोम हो रहा वह अहीर मतवाला। मैं देखता हूं कि ये अहीर जो है उनकी कविताओं में ग्वाला और उनकी और भी दूसरी कविताओं में चला आता है। इसी तरह उनका एक कविता संग्रह है जो उनकी प्रेम कविताओं का संग्रह है। भाषिक रचनात्मकता की तरफ आपका ध्यान, अधूरे वाक्यों वाली धूप। अब देखिए शीर्षक अधूरे वाक्यों वाली धूप प्रेम कविताओं का संकलन है और ये कविता का शीर्षक है। धूप हमारे पैरों के नीचे से निकलकर लॉन पर के फैले अपने मलमली वस्त्र समेत फेसिंग की गोल मुदेर पर किसी बैठी हुई वन हंसनी सी हमें दिख रही थी, जैसे हमारे एकांत की वह एकमात्र साक्षी है और अपनी चोंच में तुम्हारा वह अधूरा वाक्य दबाए हुए है जिसे कहते कहते तुम आकंठ गुलाल हो। ये जो चीज है एक पूरा रूपक है कविता में, एक पूरा दृश्य है और उसका एक व्यंजनार्थ है, एक लक्षणार्थ, एक व्यंजनार्थ है और ये शीर्षक। पूरी कविता बहुत जबरदस्त है और इस तरह की बहुत सारी ये अकेला जो संग्रह है उनका प्रेम कविताओं का संग्रह, उसमें बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो आज भी इस तरह से उनकी भाषिक रचनात्मकता के लिए पढ़ी जा सकती है।
अधूरा औपालम एक छोटी कविता है इसी संग्रह की। प्रिया उठाओ अपना यह मुख आनत मुख, मुझे तुम्हारे इन गुदगुदाते अधरों का नहीं, छल छलाए नेत्रों का विश्वास। लेकिन कैसे गोपीजन है ये नेत्र कि सामने पढ़ते ही अब इस सादृश्य की तरफ, इस तुलना पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन कैसे गोपीजन है ये नेत्र की सामने पढ़ते ही सद्य स्नात देह वस्त्र जैसे हो जाते हैं, सद्य नाथ देह वस्त्र से हो जाते हैं ये नेत्र। इस तरह की जो बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही ध्यान से, जैसे किसी आदमी ने बहुत, और ये एक साइलेंट आदमी है, धीमा आदमी है, जो बहुत तेज गति से चलने वाला आदमी है, उसका ध्यान इन चीजों की तरफ नहीं जाता। बहुत सारी चीजें हैं उनकी कविता में, उनके साहित्य में, जो हमारे जैसे लोगों को असुविधाजनक लगने के बावजूद उनकी तरफ आकर्षित करती हैं, उनकी तरफ ले जाती हैं। कई समस्याएं भी उनको पढ़ते हुए हैं, तो अभी शायद उन पर बात करने का अवसर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष। आदरणीय विजय भारद्वाज जी बैठे हैं, अब आशीष और विजय भारद्वाज जी इस बात पर आगे अपना बहस जारी रख सकते हैं। तो मैं ये मानूं कि हमारा ये वाला सेशन अब तक हो गया और इसके बाद दूसरा सेशन हम लोग शुरू करेंगे। तो दूसरे सेशन में